क्या आप प्रेग्नेंट है या आगे आपका कोई अबॉर्शन या गर्भपात हुआ है और अभी आपको डर है कि आपकी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन ना हो जाए या गर्भपात ना हो जाए? उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्यों गर्भपात होता है, ये आप जानना चाहते हैं? तो आज के ये वीडियो में मैं आपको यही सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्यों अबॉर्शंस होते हैं, उसकी वजह क्या है, अबॉर्शंस ना हो उसके लिए हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए और क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। पेरेंट्स, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक मदर आई और वो इतने डिप्रेशन में थी कि उसने लास्ट 2 महीनों में 10 केजी से ज़्यादा वेट रिड्यूस किया था और अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, खाना नहीं खाती थी, चुपचाप रहती थी, गुमसुम रहती थी। और उसके फैमिली मेम्बर्स उसको लेके मेरे पास आए। जब वो लोग मेरे पास लेके आए तो मैंने कहा इट इज़ अ डिप्रेशन का केस है, साइकेट्रिक का केस है, आप इसे मेरे पास क्यों लेके आए हो, आप इसे कोई साइकेट्रिशियन के पास लेके जाइए। और तब उसके हस्बैंड ने कहा, उसने मुझे थोड़े वीडियोस दिखाए पहले, जो यही लेडी के 3 साल पहले के वीडियोस थे। और ऐसा लग रहा था मान लो ये लेडी वो लेडी है ही नहीं। वो वीडियोस में वो बहुत खुश थी, बहुत एंजॉय कर रही थी और इतना उछल कूद कर रही थी, घर के सारे लोगों के साथ कुछ ना छोटे मोटे सेलिब्रेशंस कर रही थी। ऐसे बहुत सारे वीडियोस वो हस्बैंड ने दिखाए एंड मुझे भी लगा कि ऐसा तो क्या हुआ कि 3 सालों में इतनी जिंदा दिल लड़की बिल्कुल ऐसी बिल्कुल गुमसुम डिप्रेसिव पेशेंट हो गई। और उसके हस्बैंड ने कहा मैम ये 3 सालों में 3 बार उसको मिसकैरेज हो चुका है, एक बार 2.5 महीने पे, एक बार 2 महीने पे और एक बार 2 महीने 10 दिन पे। और उसको बच्चे बहुत ही पसंद है और अभी इसकी वजह से वो बिल्कुल ऐसे रहने लगी है। तब मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि देखो मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि ये सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल है, क्यों आप फिर से कोशिश नहीं करते हो? एक बार बच्चा आ जाएगा तो डेफिनेटली ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब उसके हस्बैंड ने कहा कि मैम अभी हम में से किसी में हिम्मत नहीं है कि हम फिर से कोशिश करें, बच्चा नहीं होगा तो हमें चलेगा पर फिर प्रेगनेंसी रहेगी और फिर से ये सारे पेन और दुख में से हमें जाना पड़ेगा, ये अभी हम रेडी नहीं हैं। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस मेरी वाइफ ठीक हो जाए तो हमारे लिए बहुत है। यस पेरेंट्स, ऐसे बहुत कपल मैंने देखे जिनको 2 या 3 बार ऐसे अबॉर्शंस होते हैं, फिर उसके बाद में वो लोग इतने डरे हुए होते हैं, उतने स्कैर्ड होते हैं। बट मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहती हूँ कि मेडिकल साइंस सच में इतना आगे बढ़ चुका है कि इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिनके ऐसे 2 बार 3 बार प्रॉब्लम्स हुए थे, फिर दे कंसल्ट मी और अभी उनके बच्चे बहुत अच्छे से 7 साल के, 5 साल के, 3 साल के हैं एंड दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अबॉर्शंस होते क्यों हैं। देखो वैसे अबॉर्शंस होने की बहुत सारी वजह है, पर जो मेन वजह है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, मतलब कि जब एग एंड स्पर्म मिलते हैं उस वक्त बच्चा जो बनता है उसके बंधारण में कोई त्रुटि आती है तो कुदरत ही उसे ग्रो नहीं होने देती है। एंड इन अ वे ये एक तरीके से अच्छी बात भी है, क्योंकि ऐसा एबनॉर्मल बच्चा बड़ा हो और उसको पूरी ज़िंदगी हमें संभालना पड़े, उससे अच्छा है कि थोड़े दुख के साथ ये रियलिटी को हम एक्सेप्ट कर लें। दूसरी वजह है वो है माँ की जो बच्चेदानी होती है उसमें कोई खोट खापन हो, मतलब उसका शेप प्रॉपर ना हो, बीच में कोई पर्दा हो जिसको सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं, या उसके रचना में कोई तकलीफ़ हो। तीसरी वजह है टॉर्च या ऐसे अनेक इन्फेक्शन। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं कि जो इन्फेक्शन की वजह से
बच्चा ग्रो नहीं हो पाता है। बच्चा जब बढ़ता है तो उसको कोई ना कोई तरीके से ये चेप की वजह से जो एंटीजेंस प्रोड्यूस हुए हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। उसके अलावा एक वजह जो है वो है मदर के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। मदर के अंदर B12, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, ऐसे न्यूट्रिशंस की अगर कमी होगी तो जैसे ज़मीन में खाद नहीं होगी तो कोई भी बीज पनप नहीं सकता है, ऐसे ही बच्चा अंदर ग्रो नहीं हो पाता है। इसके अलावा मदर की एक्सट्रीम एज, मतलब कि मदर जो है उसको बहुत अर्ली उम्र में प्रेगनेंसी रहे या तो बहुत लेट उम्र में 35-40 इयर्स के बाद प्रेगनेंसी रहे, या मदर की एक्सट्रीम ऑफ वेट, मतलब कि बहुत कम वज़न होना या बहुत ज़्यादा वज़न होता है, तो भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पर ये सारे रीज़न में एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है, वो है मदर की मेंटल कंडीशन। देखो, जब भी कभी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो शरीर है वो प्रोटेक्शन मोड में आता है। तो शरीर हमें बचाने के लिए हमारे जो नॉन वाइटल ऑर्गन है, मतलब कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्से नहीं हैं शरीर के, वहाँ खून कम कर देता है, और जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ऑर्गन हैं, जैसे कि लंग्स है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, वहाँ खून ज़्यादा भेजता है ताकि हम जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, उसके सामने फाइट कर सके। तो जब भी मदर स्ट्रेस में होती है तो मदर की जो गर्भाशय होती है या बच्चेदानी, यूट्रस जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो ब्लड फ्लो करता है, वो जो वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो कम देना है। अब वहाँ जो गर्भ है उसको बड़ा होने के लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली उसको मदर के ब्लड थ्रू ही मिलने वाला है। अब ये ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी तो वहाँ पे जो गर्भ है वो ग्रो नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली अबॉर्शन हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर खुश रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। आजकल बहुत सारी ऐसी वजह है, जैसे कि घर में कोई तनाव होता है, हस्बैंड के साथ इश्यूज़ होते हैं, मदर इन लॉ के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ इश्यू होते, मदर जॉब करती है तो जॉब में स्ट्रेस होता है, और कई बार आगे अगर एक बार मिसकैरेज हो चुका है तो उसकी वजह से भी नेचुरली मदर इस बार टेंशन में होती है कि इस बार कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, सब कुछ ठीक तो रहेगा कि नहीं। ये सारे जो टेंशन है उसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है और अबॉर्शन हो जाता है। ये बहुत मेजर फैक्टर है। अब आप जान चुके हो कि क्या वजह है जिसकी वजह से मिसकैरेज, अबॉर्शन, गर्भपात होता है। अब ये ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कंसेप्शन से पहले आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका B12 लेवल, विटामिन D3 लेवल ठीक है कि नहीं है, वो देख लेना ज़रूरी है। सेम टाइम पे अगर हस्बैंड के जो स्पर्म्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं तो उससे अगर प्रेगनेंसी रहती है तो उसमें भी बच्चा ठीक से ग्रो नहीं हो पाता है। तो हस्बैंड का B12 लेवल, विटामिन D3 लेवल एंड न्यूट्रिशन लेवल भी चेक कराना बहुत ही ज़रूरी है। एक रूटीन चेकअप मदर को अपना डॉक्टर से करवा लेना चाहिए ताकि बच्चेदानी ठीक है, कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं है, ये पता चले। अगर आप बहुत ओबेज हो तो एक्सरसाइज करके अपने वेट को प्रॉपर कर लो, या कम वेट है तो प्रॉपर हेल्दी वे में अपने वेट को मेंटेन करो। ये कोई भी तरह का स्ट्रेस है तो उसको भी दूर करो। ये सारी प्रिपरेशन आपको करनी है और उसके बाद में आपको कंसीव होना है। ज़रूरत पड़े तो आपको अपनी एक सोनोग्राफी भी करा लेनी चाहिए। एक्सट्रीम केस में आप अपनी ट्यूब्स की जांच भी करा सकते हो, जो ओवेरियन ट्यूब्स होती है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेनी चाहिए अगर आपके डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं तो। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ 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 खुद डॉक्टर मत बनिए, अपने आप सेल्फ डायग्नोसिस मत कीजिए। ये सारी चीज़ों के लिए कंसल्ट अ प्रॉपर डॉक्टर, और वो जो एडवाइस दे उसके हिसाब से आप काम कीजिए। अब एक बार प्रेगनेंसी रह जाए, फिर ये सब नहीं हो उसके लिए क्या करना है? ऑब्वियसली आपके डॉक्टर आपको विटामिन्स,
विटामिन B12, विटामिन D3, फॉलिक एसिड और उसके साथ में HCG के इंजेक्शंस भी देंगे, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स आती है वो भी देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि मदर का जो यूट्रस होता है वो बच्चे को, गर्भ को फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करता है और उसे निकालने की कोशिश करता है। अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है तो वो उसके रिलेटेड मेडिसिन्स भी आपको देंगे। मदर को थायराइड या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी होगी तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकते हैं। तो आपके डॉक्टर पहले ही इन्वेस्टिगेशन में आपके थायराइड चेक करवा देंगे, आपके ब्लड प्रेशर को चेक कर लेंगे, आपका शुगर लेवल नॉर्मल है कि नहीं वो देख लेंगे और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट भी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देंगे। अब ये सारी मेडिकेशन के साथ में बेड रेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ऐसे एबॉर्शंस हो चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको पहले 3 महीने तो आइडियली कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। घर में हल्की सी मूवमेंट रखे वो ठीक है, उसके अलावा मूवमेंट नहीं करनी है, कोई ट्रैवलिंग नहीं करना है, बाहर का कोई भी खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि बाहर के खाने की वजह से अगर इन्फेक्शन या डायरिया हुआ तो वो भी एबॉर्शंस के चांसेस बढ़ा देंगे। कोई फिज़िकल सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं रखनी है, ये सारी केयर भी आपको करनी है। इसके साथ में आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, हैप्पी रहना है, उसके लिए अपने आप को कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना है ताकि आप रिलैक्स रह सको। जैसे कि आप गर्भ संवाद करो, आप विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन करो, अच्छा म्यूज़िक सुनो। गर्भ रक्षा स्तोत्र, इसका बहुत महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ रक्षा स्तोत्र सुनने से बच्चे के अपने जो माता का गर्भ है उसकी रक्षा होती है। तो ऐसा भी है कि उत्तरा ने अपने गर्भ की रक्षा के लिए गर्भ रक्षा स्तोत्र का पाठ किया था और उसकी वजह से जो ब्रह्मास्त्र था उससे उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई और राजा परीक्षित का जन्म हुआ। तो इसका भी आप चैंटिंग कर सकते हो। साथ में कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको खुश रखती है, ड्राइंग है या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट वाली एक्टिविटीज़ है जिससे आप खुश एंड हैप्पी रहते हो, ऐसी एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को एंगेज रख सकते हो। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और बहुत डिटेल में प्रॉपर वे में कैसे एक्टिविटीज़ की जाए उसके बारे में हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें हम लोग बहुत डिटेल में आपको समझाते हैं। आप चाहे तो वो ऑनलाइन कोर्स या लाइव हमारे वर्कशॉप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। पर ये सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से ये जो प्रॉब्लम है उसको आप ओवरकम कर पाओगे और एक हेल्दी एंड हैप्पी बच्चे के पेरेंट्स बन पाओगे। तो यस, हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जैसे दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप गर्भ संस्कार के बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहते हो तो यहाँ मैंने नंबर शेयर किए हैं, वहाँ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बस मैं तो यही चाहूँगी कि आप सबको एक प्राउड पेरेंट बनना है एंड मेरी विश यही है कि बी प्राउड पेरेंट।